और अब खबरों की शुरुआत बड़ी खबर के साथ कर लेते हैं। पंजाब के किसानों का आज दिल्ली में मार्च, दिल्ली में हल्ला बोल है। नए कृषि कानून के खिलाफ दिल्ली में मार्च का ऐलान किया गया है। आपको बता दें कि हरियाणा सीमा पर पंजाब के किसानों का भारी जमावड़ा लगा है। दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पूरी तरह से सील फिलहाल कर दिया गया है। और किसानों के आंदोलन के देखते हुए दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे पे बाधित जो रूट थे उनको डायवर्ट किया गया है। लगातार पिछले 2 दिनों से किसान दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं। वो कृषि कानून के विरोध में सरकार विरोधी आंदोलन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब तक कृषि कानून वापस नहीं हो जाता तब तक किसान अपना आंदोलन जारी रखेंगे। और इसलिए दिल्ली से सटे तमाम वो जो राज्य हैं, सूबे हैं, उनके सभी बॉर्डर्स को सील कर दिया गया है और पुलिस बल की तैनाती की गई है। लेकिन पंजाब के किसान एक दिन पहले यानी 25 नवंबर को ही अंबाला में इकट्ठा होकर दिल्ली की ओर बढ़ने लगे। इस दौरान प्रदर्शनकारी किसानों को अंबाला में जब बैरिकेड लगाकर रोका गया तो उन्होंने वहीं धरना देकर हरियाणा सरकार के खिलाफ भाषणबाजी शुरू कर दी। दिल्ली आने लग रहे हैं, खट्टर जा तेरे मातामा, तेरे प्रशासन के अंदर दामा, ये भी थोड़ी देर में दिल्ली चलाएंगे। रोका दिखाइए किसकी। किसान नू क्या समझाना है? किसान इकट्ठे नहीं हो सकते। इन्हें तो पत्थर नू रोटी खिलाई गई है, पत्थर में भगवान कर दिया था। हालांकि पुलिस प्रशासन कुछ देर तक तो इन प्रदर्शनकारी किसानों को रोकने में कामयाब रहा, लेकिन देखते ही देखते वहां ट्रैक्टरों और दूसरी तमाम गाड़ियों से हजारों की संख्या में किसान जुटने लगे, जिससे वहां मौजूद प्रदर्शनकारियों की हिम्मत और बढ़ गई। लिहाजा वो हाईवे पर पुलिस की तरफ से लगाई गई सीमेंट के बैरिकेड को धक्का मारकर हटाने में जुट गए। किसानों की जोर आजमाइश के आगे पुलिस प्रशासन मूक दर्शक बना दिखा, क्योंकि देखते ही देखते प्रदर्शनकारी सारी बंदिशें तोड़कर आगे बढ़ निकले। किसानों के गुस्से और जिद के आगे पुलिस वाले बस लाठियां ही पटकते रह गए, क्योंकि अब ट्रैक्टरों से किसानों ने दिल्ली की ओर कूच करना शुरू कर दिया था। लिहाजा पुलिस के बनाए नाके पर अफरा तफरी का माहौल हो गया। हालांकि कुछ ही देर बाद पुलिस ने इन किसानों को पीछे खदेड़ने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया और प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने की कोशिश की। इस बीच हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने किसानों से दिल्ली चलो आह्वान को वापस लेने की अपील भी की, लेकिन पंजाब के किसान 3 नए कृषि कानूनों का विरोध करने के लिए दिल्ली जाने पर आमादा हैं और नए कानून को किसानों के लिए काला कानून करार दे रहे हैं। सरकार तानाशाही रवैया अपना रही है। ਅਸੀਂ किसान शांतिपूर्ण ढंग ਨਾਲ सारा प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो सारा लोकतंत्र की सरकार है, लोगों को प्रोटेस्ट का अधिकार है, सरकार क्यों नहीं दे रही? ये क्यों आज तक जितने भी आंदोलन होने कोई सरकार किसानों ने कोई गलती की है या कोई हिस्सा की हो फिर तक मना रोकया जाए। सरकार सब दस रहा है, एक तानाशाही रवैया कर रही है। किसान सारे एक हर हालत में दिल्ली जान की जान। जानकारी के मुताबिक बड़ी तादाद में बसों, ट्रैक्टरों और दूसरे वाहनों से किसान पंजाब और दूसरी जगहों से दिल्ली की ओर कूच करने में जुटे हैं। हालांकि किसान संगठनों का दावा है कि हरियाणा में दिल्ली कूच की तैयारी कर रहे किसान नेताओं को पुलिस ने रात में ही गिरफ्तार कर लिया। इधर केंद्र सरकार ने 3 नए कृषि बिलों को विरोध में लगातार आंदोलन हो रहा है। 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। कई प्रदेशों से किसान दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं और ऐसे आंदोलनों में हिंसा का खतरा रहता है। बिल्कुल लोग आपको बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा लाए गए कृषि कानूनों के विरोध में किसान संगठनों के प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर कड़ी सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। साथ ही ड्रोन के जरिए भी निगरानी रखी जा रही है। 3 तस्वीरें इस वक्त आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। और चलिए सीधा रुख कर लेते हैं। हमारे 2 संवाददाता इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। विपिन परमार चंडीगढ़ से, इसके अलावा देवेंद्र भारद्वाज सोनीपत से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले देवेंद्र आपके पास आऊंगी। सुरक्षा के क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं और इस वक्त की अगर हम बात करें कितनी संख्या में किसान बॉर्डर पर मौजूद हैं? देखिए बिल्कुल अभी सोनीपत और जो दिल्ली का बॉर्डर है वहां पूरी तरह से सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। मैं आपको दिखाऊं तस्वीरें, तो पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है, क्योंकि जिस तरह से इस अध्यादेश को लेकर जो किसान आंदोलन के लिए उतरे थे और दिल्ली के लिए कूच करे थे,
और प्रस्तावित ये पूरी इनका आंदोलन था और इसी को लेकर पहले से ही हरियाणा सरकार की तरफ से और दिल्ली पुलिस प्रशासन की तरफ से ये पुख्ता कर लिया गया था कि किसी तरह से सुरक्षा व्यवस्था ना बिगड़े। इसको मद्देनजर रखते हुए पूरी तरह से सुरक्षा चाक चौबंद की गई है और पूरी तरह से बॉर्डर पर एक एक वाहन की चेकिंग की जा रही है बाकायदा, क्योंकि जिस तरह से किसान कल अंबाला से दिल्ली की तरफ कूच कर रहे थे तो उसके बाद से सीधे तौर पर बड़ी संख्या में किसान है, उसी को ध्यान में रखते हुए किसी तरह से कोई परेशानी ना हो लोगों को, आम जन को, और सुरक्षा व्यवस्था किसी तरह से कोई दिक्कत ना हो। देवेंद्र आप साथ रहिएगा, चंडीगढ़ चलते हैं, विपिन परमार हमारे साथ वहां से जुड़े हुए हैं। विपिन, सबसे ज्यादा विरोध कृषि बिल का पंजाब में हो रहा था और लगातार वहां से हिंसा की खबरें आई, विरोध की खबरें आई, फिलहाल किस तरह की स्थिति आप वहां देख रहे हैं? देखिए, दोनों राज्यों की बात करें, दोनों राज्य कृषि प्रधान प्रदेश कहे जाते हैं, अन्नदाता कहे जाते हैं। ऐसे में किसानों की अगर बात करें तो किसानों के द्वारा साफ तौर पर यह कह दिया गया था कि 26 नवंबर यानी आज के दिन जो है दिल्ली कूच किया जाएगा और दिल्ली कूच करने के लिए अगर जहां पर भी पुलिस की बैरिकेडिंग होगी या पुलिस द्वारा रोका जाएगा वहीं पर धरने की शुरुआत जो है वो कर दी जाएगी। पंजाब से जब किसान निकले तो ट्रॉलीज में तमाम जो अपना अनाज था, राशन था, कई महीनों का राशन एकत्र कर जो है महिलाओं को साथ लेकर जो है वो निकले। सुबह शंभू बॉर्डर पर नाश्ता किया गया, वहीं पर ही खाना बनाया गया और किसान लगातार, अगर बात करें दिल्ली कूच किसानों के लिए आसान नहीं है क्योंकि हरियाणा सरकार की ओर से ये निर्देश दिए गए थे कि सख्ती के साथ निपटा जाएगा। ऐसे में शंभू बॉर्डर तो क्रॉस कर लिया गया, अंबाला में बैरिकेडिंग तोड़ दी गई, लेकिन लगातार जीटी रोड दिल्ली तक अगर बात करें तो हरियाणा के कई नाके जो है वो किसानों को झेलने पड़ेंगे और ऐसी परिस्थिति में कहीं ना कहीं टकराव की परिस्थितियां बनती भी दिखाई देंगी, जिसको लेकर प्रशासन और पुलिस को पहले ही निर्देश दिए जा चुके हैं। लेकिन किसानों का साफ तौर पर यह कहना है कि ये जो कानून है वो किसान विरोधी है। ऐसे में सीधे तौर पर इससे कृषि पर असर पड़ेगा और अगर हमें इसके विरोध के लिए दिल्ली जाने से रोका जाएगा तो जहां पर रोका जाएगा वहीं पर धरने की शुरुआत जो है वो कर दी जाएगी, जो कि हरियाणा के अलग अलग आउटर स्कर्ट्स पर देखने को मिल रहा है, बॉर्डर्स पर देखने को मिल रहा है। वहीं एहतियातन अगर बात करें तो चंडीगढ़, क्योंकि पूरी की पूरी राजधानी दोनों राज्यों की है, ऐसे में चंडीगढ़ की ओर कूच ना किया जाए इसको लेकर भी बॉर्डर्स जो है वो हरियाणा के यानी कि पंचकुला के बॉर्डर्स जो है उन्हें भी सील किया गया है। जी बिल्कुल देवेंद्र, आप हमारे साथ विपिन लगातार बने हुए हैं, रुक देवेंद्र का कर लेते हैं। देवेंद्र, जरा अपने आसपास की तस्वीरें दिखाइए और अगर संभव हो सके तो वहां पे जो मौजूद किसान हैं उनसे भी बातचीत करने की कोशिश कीजिए। और इसके अलावा देवेंद्र, खबर यह भी आ रही है कि बंगाल में ट्रेड यूनियन ने रेलवे ट्रैक पर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। इस मामले में आपके पास कोई जानकारी? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से कूच दिल्ली की तरफ ये किसान कर रहे हैं तो उसको मद्देनजर रखते हुए पुलिस की तरफ से पूरी तरह से सुरक्षा चाक चौबंद की गई है और इस वक्त दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर जो सोनीपत में है वहां थोड़ी जाम की स्थिति जरूर होगी क्योंकि एक एक वाहन को चेक करके निकाला जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से ट्रैक्टर और तमाम वाहनों के मार्फत वो दिल्ली की तरफ किसान कूच कर रहे हैं तो उसको ध्यान में रखा गया। दिल्ली पुलिस की तरफ से तमाम वाहन को चेकिंग किया जा रहा है कि कोई दिल्ली के अंदर किसान जो ना पहुंचे, किसी तरह की व्यवस्था ना बिगड़े, तो ये जरूर ध्यान रखा जा रहा है। और इसी को लेकर दिल्ली पुलिस की बड़ी संख्या यहां पर है और फिलहाल कोशिश यही है कि सुरक्षा व्यवस्था पर किसी तरह से कोई दिक्कत ना आए, आम जन को कोई परेशानी ना हो, इसलिए एक एक वाहन को चेक कर दिल्ली पुलिस यहां से दिल्ली में एंट्री करा रही है हरियाणा से। तो ये जरूरी भी है और एक कहीं सुरक्षा के लिहाज से। और फिलहाल जो लोगों को थोड़ी दिक्कत जरूर हो रही है क्योंकि जाम, लंबा जाम यहाँ बॉर्डर पर लगा हुआ है इस वक्त और फिलहाल जो पुलिस है जाम को भी खुलवाने की कोशिश कर रही है, लेकिन एक एक गाड़ी को चेक करने में टाइम लग रहा है और यही एक कारण है कि फिलहाल बॉर्डर पर थोड़ी परेशानी लोगों को जरूर झेलनी पड़ रही है। लेकिन अभी यहाँ तक किसान पहुंचे नहीं है, ये एक बड़ी बात है पुलिस के लिए। लेकिन फिलहाल जिस तरह से एक एक वाहन को यहाँ से दिल्ली में एंट्री कराना, हर वाहन को चेक करना, देवेंद्र आप साथ रहिए। विपिन हमारे साथ चंडीगढ़ से बने हुए। विपिन, पंजाब एक ऐसा राज्य है जहां पे कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस मुखर विरोधी रही है किसान बिल की। खबरें यह भी आई थी, कुछ किसान नेताओं ने यह कहा था कि जब तक कृषि बिल वापस नहीं होता आंदोलन बंद नहीं करेंगे। हिंसा की खबरें भी आ रही थी बॉर्डर से। क्या अभी सुबह से इस तरह की कोई खबर आपके पास आई है कि किसी तरह की हिंसा या मारपीट की खबर आई आपके पास?
देखिए, दो चीजें बेहद महत्वपूर्ण है। अभी तक हिंसा की तो कोई खबर नहीं है, लेकिन हाँ, दो चीजें बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि पंजाब से जो किसान चला है वो जैसे जैसे हरियाणा के अंदर घुसता जाएगा, दिल्ली की तरफ बढ़ता जाएगा, हरियाणा के जो किसान इन कानूनों के विरोध में है वो भी उनके साथ जुड़ते जाएंगे। ऐसी परिस्थितियों में पंजाब जहां समर्थन कर रहा है, वहीं हरियाणा सरकार की ओर से यह प्रयास किया गया कि किसानों को इन कानूनों की बारीकियां समझाई जा सके, जिसमें पूरी तरह से कहीं ना कहीं किसानों का अभी भी अड़िग रवैया बना हुआ है और इसी को लेकर दिल्ली कूच उनके द्वारा किया गया। एहतियातन तौर पर जो किसान नेता हरियाणा की तरफ से इस आंदोलन को आगे बढ़ा रहे थे, उन्हें पहले ही गिरफ्तार किया गया, हिरासत में जो है वो लिया गया। 2 दिन के लिए ये जो रोड्स हैं दिल्ली की तरफ जाने वाले और पंजाब के बॉर्डर्स, उन पर जो है उनको सील करने का काम भी किया गया था। लेकिन फिलहाल की परिस्थितियां ये है कि किसान धीरे धीरे कर जो है वो हरियाणा, यानी कि हरियाणा की सरहद में घुसते जा रहे हैं और दिल्ली की ओर बढ़ते जा रहे हैं। बिल्कुल विपिन और देवेंद्र, आप दोनों का फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। आप लोग नजर बनाए रखिएगा, पल पल की अपडेट हम अपने दर्शकों के पास पहुंचाते रहेंगे। तो दिल्ली में किसानों का हल्ला बोल लगातार जारी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसानों का महाधरना और आज मजदूर यूनियन का भी बंद है, जिस वजह से लगातार हालात बेहद तनावपूर्ण हो गए हैं। 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। किसानों की वजह से जो तनाव बना है, पुलिस ने सारे एहतियाती कदम उठा रखे हैं, ड्रोन से निगरानी की जा रही है और साथ ही साथ मजदूर यूनियन ने भी आज बंद का आह्वान किया है। सड़कों, ट्रेन के जो ट्रैक्स है वहां पे और जो भी सरकारी संस्थान है वहां पे लगातार उनका विरोध प्रदर्शन है और लाखों की संख्या में ट्रेड यूनियन है जो सरकार की नीतियों का विरोध कर रहा है। बिल्कुल, आपको बता दें कि बंगाल समेत देश के अलग अलग हिस्सों में आज ट्रेड यूनियन की ओर से भी लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। इसके बावजूद आपको यह भी बता दें कि किसानों का महाधरना है और आज दिल्ली जो हरियाणा बॉर्डर है वहां पर हजारों की संख्या में किसान पहुंच चुके हैं। हालांकि दिल्ली में वो प्रवेश ना कर पाए, इसके लिए बैरिकेडिंग की गई है और सुरक्षा के तमाम इंतजाम किए गए हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह। गुड मॉर्निंग, मैं हूं सिंह। मॉर्निंग प्राइम टाइम में आप सभी का स्वागत है। रुख करते हैं सबसे पहले बड़ी खबर का। तमिलनाडु और पुडुचेरी से गुजरा तूफान निवार तमिलनाडु में अब थोड़ा सा स्लो हो गया, थम गया। तमिलनाडु में निवार की वजह से कई मकान गिरे हैं और 2 लोगों की मौत हुई है। आपको बता दें कि निवार के लैंडफॉल के दौरान 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली हैं। फिलहाल जो खतरा है वो अभी पूरी तरह से टला नहीं है। मौसम विभाग की ओर से इस बात की जानकारी दी गई है। तमिलनाडु पुडुचेरी के कई इलाकों में अभी भी लगातार बारिश हो रही है, जल जमा हो गया है, लेकिन तूफान की रफ्तार थमने से थोड़ी सी राहत की खबर जरूर आई है प्रिया। इसलिए मौसम विभाग की ओर से मछुआरों को खास तौर पर चेतावनी दी गई है और साथ ही लोग को भी एहतियात बरतने की सलाह दी गई है कि अभी फिलहाल कुछ घंटों तक समुद्री तट के आसपास ना जाएं, समुद्र के आसपास ना जाएं। और देखिए तस्वीरें दिखा रहे निवार के चलते कैसे पानी की तेज लहरें ऊपर उठती हुई दिखाई दे रही हैं और ये जो खतरा है निवार का भले ही कमजोर हो गया है, लेकिन अभी फिलहाल निवार का खतरा पूरी तरह से टला नहीं है। लैंडफॉल का अगर प्रोसेस की बात करें तो रात 11:30 से 2:30 बजे के बीच लैंडफॉल प्रोसेस शुरू हुआ था। फिलहाल जो तूफान की रफ्तार है वो 65 से 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार हो गई है, जो कि बेहद कम है अनुमान के मुताबिक। 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जिसमें लगातार बारिश दिखा रहे हैं, जल जमाव दिखा रहे हैं और समुद्र में किस तरह से ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं। हालांकि आशंका जताई जा रही थी कि तूफान भारी तबाही मचाएगा, लेकिन जैसे ही लैंडफॉल प्रोसेस शुरू हुआ इसकी रफ्तार में कमी आई है। बिल्कुल, और अगर इस साल आने वाले तूफान की बात करें तो निवार चौथा सबसे खतरनाक तूफान रहा है इस साल भारत में। आपको बता दें कि तमिलनाडु के चेन्नई में फिलहाल अभी भी बेहद तेज हवाएं चल रही हैं। निवार चक्रवात पुडुचेरी के समुद्री तट से टकराकर आगे भी बढ़ चुका है और अब बेहद भीषण चक्रवाती तूफान निवार कमजोर होकर भीषण चक्रवाती तूफान में तब्दील हो गया है। और हमारे साथ जुड़ गए हैं डॉक्टर चंदन घोष, जो कि एक्सपर्ट है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट के। उनसे जानने की कोशिश कर रही हैं किस तरह से ये तूफान कितना खतरनाक था और अभी क्या हालात हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पे। मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि शुरू में आशंका ये जताई जा रही थी कि निवार बेहद तेज गति से आ रहा है और भारी तबाही मचाएगा, लेकिन मौसम विभाग ने अभी जो खबर दी, अभी जो सूचना दी, उसके हिसाब से रफ्तार में कमी आई है। मेरा सवाल आपसे है, क्या खतरा टल गया है? खतरा तो टल गया है, लेकिन खतरा के लिए जो उन्होंने प्रेडिक्शन किया था 120 से 130 किलोमीटर रफ्तार से ये जी आवाज आ रही है, बताएं आप। तो कुछ टेक्निकल कारणों के चलते फिलहाल हमारा संपर्क कट गया है, दोबारा साधने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें कि चक्रवाती तूफान निवार, जिसको लेकर तमिलनाडु और पुडुचेरी में चिंता थी, लेकिन फिलहाल अब ये तूफान कमजोर पड़ना तो शुरू हो गया है, लेकिन खतरा अभी पूरी तरह से टला नहीं है। लाइव तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर देखिए कैसे निवार के आने से
तूफान कहर ढाता हुआ दिखाई दे रहा है और तेज हवाएं चल रही है। जो आपको पेड़ पौधे हैं वो भारी तेज हवा में हिलते हुए दिखाई दे रहे होंगे। और ऐसी खबरें आ रही हैं कि दोपहर के 12 बजे तक हवा की रफ्तार और कम हो जाएगी। सुनामी का अलर्ट, ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया था, लेकिन उसको लेकर भी अब राहत की खबर है। सुनामी जैसी कोई अभी गंभीर स्थिति नहीं बनी हुई है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, हम आपको दिखा रहे हैं कि अभी भी लगातार बारिश हो रही है। इलाके में तेज हवाएं चल रही हैं। हवा की रफ्तार 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की है, लेकिन अनुमान लगाया यह गया था कि हवा की रफ्तार 150 किलोमीटर से ज्यादा की हो सकती है। इस वजह से करीब 1200 एनडीआरएफ की टीमों को तैनात किया गया था। तमाम इलाकों को खाली करा लिए गए थे, जो भी कोस्टल इलाके जहां पे आबादी वाले इलाके थे। बिल्कुल, आपको बता दें कि चेन्नई में 129 राहत शिविर बनाए गए थे। इसके अलावा जो समुद्री तट के आसपास के इलाके हैं वहां से लोगों को निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा चुका है पहले ही। और एहतियातन एनडीआरएफ की कई टीमों को अलर्ट पर रखा गया है। देर रात करीब 2 बजे जो दीवार है उसकी स्पीड 120 किलोमीटर प्रति घंटा थी और मौसम विभाग की माने तो आगे ये तूफान अब और ज्यादा धीरे धीरे कमजोर पड़ना शुरू हो जाएगा। हालांकि अमित, राहत भरी बात यही है कि किसी तरह के ज्यादा जान माल के नुकसान नहीं है। हालांकि 2 लोगों की निवार के चलते मौत की भी खबर है। तो एक तरफ दक्षिण में निवार तूफान से दहशत पसरी रही, वहीं उत्तर में बर्फीले स्ट्राइक ने मैदान में ठंड और बढ़ा दी है। आपको 6 तस्वीरें दिखाते हैं जिनको देखकर आपको अंदाजा हो जाएगा कि इस बार रिकॉर्ड ठंड पड़ने वाली है। शिमला, औली, राजौरी, डोडा, श्रीनगर, चमोली, ये 3 इलाके हैं जहां वक्त से पहले बर्फ पड़नी शुरू हो गई है। वक्त से पहले तापमान में तेज गिरावट आई है और पहाड़ों पे बर्फ पड़ने का असर मैदानी इलाकों में भी देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, तो शिमला, औली, राजौरी, डोडा और जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, चामोली की 6 तस्वीरें इस वक्त आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। लगातार बर्फबारी का दौर जारी है और मौसम विभाग की माने तो अगले कई दिनों तक ऐसे ही बर्फबारी वहां पर जारी रहेगी, जिसके चलते पहाड़ों में जब बर्फ पड़नी शुरू होती है तो मैदान में भी जो ठंड है वो बढ़ने लगती है। और अगर हम दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों की बात करें या फिर देश के अलग अलग राज्यों की बात करें, ठंड लगातार बढ़ती जा रही है। लेकिन कश्मीर में बर्फबारी का ये नजारा देखते ही बनता है, क्योंकि टीवी स्क्रीन पर ये तस्वीरें आपको जितना आनंद दे रही हैं, तो सोचिए जो लोग इस मौसम में बर्फबारी के बीच वहां हैं, उनके लिए ये सफेद नजारा कितना खुशगवार होगा। लिहाजा तभी तो देखिए कैसे अपनी कार रोककर पर्यटक बर्फ से मस्ती करने लगे। पिछले 2 दिनों से राजौरी और पुंछ दोनों जिलों के ऊंचाई वाली जगहों पर लगातार बर्फबारी हो रही है, जिससे टूरिस्टों के चेहरे खिल उठे हैं। साथ ही पर्यटन उद्योग से जुड़े लोग भी बेहद खुश हैं। डीकेजी में अभी स्नोफॉल हुआ है आज लास्ट नाइट, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि हम इस जगह पे आए, सारे आए और यहाँ पे इस ब्यूटी को एक्सप्लोर करें और अच्छी तरह से। तो एक्साइटेड हम सारे फ्रेंड्स आए हैं यहाँ पे, तो बहुत अच्छा फील हो रहा है। हालांकि ये बर्फबारी जहाँ कुछ लोगों के लिए मजा है तो कुछ लोगों के लिए सजा भी है, क्योंकि राजौरी के मुगल रोड और डेरा की गली में लगातार बर्फबारी के कारण वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से ठप हो गई है। इससे लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि स्थानीय प्रशासन लगातार मशीनों के जरिए बर्फ को हटाने के काम में जुटा है, लेकिन कई जगह बर्फ इतनी है कि मशीनों से नहीं हटाई जा सकी। वहां कुछ लोग बेलचे और फावड़ा लेकर सड़क से बर्फ हटाने में जुटे दिखे। रात को ये रोड बंद हो चुकी थी, इतनी बर्फबारी है, रात को रोड बंद थी, गाड़ियां बंद थी। सुबह से हम लगे, सुबह 7 बजे हमको फोन किया कि सभी लोग आ जाओ इधर, तो हम सुबह से रोड में लगे हैं, काम कर रहे हैं और हमने रोड शुरू कर दी। कुल मिलाकर भले ही बर्फबारी से लाख दिक्कतें हों, लेकिन फिर भी इस समय कश्मीर की खूबसूरती देखते ही बनती है। तभी तो इसे धरती का स्वर्ग कहा जाता है। और अब बात लव जिहाद की। यूपी की योगी सरकार ने लव जिहाद पर सख्त कानून बनाया है और अब हरियाणा सरकार ने भी लव जिहाद पर और कड़ा कानून बनाने की बात कही है। आपको बता दें कि इससे पहले मध्य प्रदेश सरकार भी कानून बनाने की बात कह चुकी है। लव से बैर नहीं, जिहाद करने वालों की खैर नहीं। जबरन धर्म बदलने का खेल, यूपी में होगी 10 साल की जेल। लव में जिहाद का जहर अब और बर्दाश्त नहीं। लव जिहाद पर कानूनी प्रहार। प्यार को जिहाद के जहर से आजाद कराने के लिए योगी सरकार ने लव जिहाद पर सख्त कानून बना दिया है। ये जनहित का कानून है और इससे लोगों की जिंदगियां सुरक्षित होंगी। हमारी बच्चियों की, जिनको बहला फुसला कर
लोग शादी कर लिया करते थे और उसके बाद धर्म परिवर्तन करते थे, उनको दबाव बनाते थे कि आप इस्लाम कबूल करिए, कोई निकाह करने की बात करता था। तो इस तरह की जो बातें थी उन पर विराम लगेगा और जो लोग इस साजिश में शामिल थे, जो सिंडिकेट चला रहे थे और जो उनकी दुकानें चल रही थी, उनकी दुकानें भी बंद हुई हैं और जो लोग इस तरह का सिंडिकेट चला रहे थे उनके खिलाफ कड़ाई से निपटने का काम करेगी सरकार। इस कानून के तहत उनको जेल में डालने का काम करेगी। अब हमारे उत्तर प्रदेश में सब नहीं चलेगा। योगी सरकार के इस फैसले के बाद हरियाणा सरकार भी योगी की जय जयकार करने लगी है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने लव जिहाद पर रोक लगाने के लिए ऑर्डिनेंस जारी किया है। योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद। हम भी हरियाणा में सख्त कानून बनाने पर प्रक्रिया हमने जारी कर रखी है। शीघ्र ही हरियाणा में भी ये कानून बनाया जाएगा। लेकिन जो कानून यूपी सरकार ने बनाया है वो कितना सख्त है, जरा इसे भी समझ लीजिए। झूठ बोलकर, बलपूर्वक या धोखे से धर्म परिवर्तन अब अपराध होगा। मर्जी से धर्म बदलने के लिए जिला मजिस्ट्रेट को पहले बताना होगा कि कोई लालच या बहकावे में धर्म परिवर्तन नहीं किया गया है। जिला मजिस्ट्रेट को बताने के 2 महीने बाद ही धर्म परिवर्तन होगा और अगर कानून तोड़ा तो 3 साल तक की सजा और 10,000 तक का जुर्माना होगा। सिर्फ शादी के लिए धर्म परिवर्तन मान्य नहीं होगा और अगर कानून तोड़ा तो 1 से 5 साल तक की सजा और 15,000 तक जुर्माना होगा। नाबालिग, दलित, आदिवासी के जबरन धर्मांतरण पर 3 से 10 साल तक की सजा और 25,000 तक जुर्माना होगा और सामूहिक धर्मांतरण करवाया गया तो 3 से 10 साल तक की सजा और 50,000 का जुर्माना देना पड़ेगा। यूपी से एमपी तक लव जिहाद पर कानून आने के बाद हरियाणा की खट्टर सरकार भी लव जिहाद पर और ज्यादा सख्त कानून बनाने की बात कह रही है। दरअसल यूपी, एमपी और हरियाणा में बीजेपी की सरकार है और इन तीनों राज्यों में बीजेपी ने लव जिहाद को बड़ा एजेंडा बना लिया है और धीरे धीरे इसे पूरे देश में फैलाने की तैयारी है। इससे बीजेपी अपने हिंदुत्व के वोट को मजबूत करेगी, बल्कि आने वाले चुनाव में लव जिहाद और भी बड़ा मुद्दा होगा। इससे बीजेपी अपने हिंदुत्व के वोट को मजबूत करेगी, आने वाले चुनावों में लव जिहाद बड़ा मुद्दा होगा, ये भी साफ दिख रहा है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि लव जिहाद पर कानून बनाने से वाकई क्या इस पर रोक लगेगी? कहीं लव जिहाद कानून सियासी मुद्दा तो बनकर नहीं रह जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो लव जिहाद पर कानून बनाने की बात करने में अब असम भी शामिल हो चुका है। असम की सर्बानंद सोनोवाल सरकार ने भी ये साफ कर दिया है कि वो यूपी की तर्ज पर कड़ा कानून बनाएंगी। लेकिन जिस लव जिहाद पर बीजेपी इतना कड़ा रुख अख्तियार किए हुए है, वो लव जिहाद आखिर क्या है और क्यों इसे लोग कहते हैं कि एक तरह की मानसिक बीमारी है, इसे समझने के लिए ये रिपोर्ट देखिए। सोशल मीडिया के जरिए लव जिहाद की गहरी साजिश की जा रही है। कई मुस्लिम लड़के हिंदू नाम से फेसबुक अकाउंट बनाकर हिंदू लड़कियों को अपनी प्रेम जाल में फंसा लेते हैं। आमतौर पर ये एक मुस्लिम लड़की से एक हिंदू लड़की के प्यार और शादी की बात लगती है, लेकिन इस प्यार के पीछे एक गहरी साजिश है। इसमें लव जिहाद गैंग बहला फुसलाकर हिंदू लड़कियों को अपने प्रेम जाल में फंसाते हैं और जब शादी हो जाती है तो उन पर धर्म परिवर्तन करने के लिए दबाव डालते हैं। केरल हाईकोर्ट भी लव जिहाद पर अपनी चिंता जता चुका है। 25 जून 2014 को केरल के तत्कालीन मुख्यमंत्री उमान चांडी ने विधानसभा में जानकारी दी थी कि 2667 युवतियां 2006 से लेकर 2014 तक केरल में प्रेम विवाह के बाद इस्लाम कबूल कर चुकी हैं, जबकि केरला कैथोलिक बिशप काउंसिल ने इससे पहले 2009 में यह आंकड़ा 4500 बताया था। इसके अलावा एक अन्य संस्था ने कर्नाटक में 30,000 लड़कियों के लव जिहाद की शिकार होने की बात कही थी। हाथ में कलावा और सिर पर तिलक लगाकर लव जिहादी दूसरे धर्म का होने का छलावा करते हैं। इन्हें बाइक और पैसा दिया जाता है ताकि ये लड़कियों को अपने जाल में फंसा सकें। ये स्कूल कॉलेज के इर्द गिर्द मंडराते हैं और इन्हें इसके लिए पैसे दिए जाते हैं। बीते साल कोझिकोड लॉ कॉलेज से जहांगीर रजाक नाम के एक लव जिहादी ने 42 लड़कियों को अकेले ही फंसा लिया था। ऐसी एक लड़की थी गीता। दिल्ली की रहने वाली इस लड़की को जैसे ही पता चला कि उसका बॉयफ्रेंड विशाल दरअसल मोहम्मद एजाज है तो उसने मौत को गले लगा लिया।
जानकारों के मुताबिक हिंदू लड़की या गैर मुस्लिम लड़कियों को अपने नकली प्यार में फंसाकर धर्मांतरित करना ही इस जिहाद का मूल उद्देश्य है। इस षड्यंत्र के माध्यम से हिंदू महिलाओं को मुस्लिमों की आबादी बढ़ाने के लिए उपयोग किया जाता है, जिसका एक बड़ा हथियार लव जिहाद है। इस साजिश में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी PFI, सत्य सैलानी जैसे संगठन का हाथ है। इसके लिए अरब देशों से फंडिंग भी होती है। जो लोग लड़कियों के साथ लव जिहाद करते हैं उन्हें PFI मदद करता है। दरअसल ये भारत को इस्लामी राज्य बनाने की साजिश है, जिनकी नजर में हिंदू लड़कियों से लव जिहाद का मतलब इस्लाम की जीत है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और अब बात भारत की बढ़ती लगातार ताकत की। दुनिया के पटल पर भारत की ताकत हर दिन बढ़ रही है। भारत एक महाशक्ति के रूप में उभर रहा है। माला भारी युद्धाभ्यास और सिटमैक्स में भारत की ताकत का लोहा पूरी दुनिया ने माना, लेकिन पाकिस्तान को भारत की ताकत हजम नहीं हो रही है। दरअसल भारत को देख पाकिस्तान की नेवी ने भी समंदर में एक्सरसाइज किया है, लेकिन भीख में मिले हथियारों के दम पर अगर पाकिस्तान ये सोच रहा है कि वो भारत से टक्कर ले लेगा तो ये उसका सिर्फ एक भ्रम है, क्योंकि समंदर में भारत की ताकत इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि अगर पाकिस्तान के साथ चीन भी आ जाए तब भी वो भारत का बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। लग ये रहा है कि भारत जो है हर मामले पर पहलकारी कर रहा है और जो भी कहते हैं इनिशिएटिव की लड़ाई उनके हाथ में, हमारी तरफ से सिर्फ रद्द अमल आ रहा है। और जैसे ज़फर इलाही साहब फरमा रहे थे कि वो भी बड़ा रिस्ट्रेंट किस्म का आ रहा है। पाकिस्तान दुनिया का इकलौता ऐसा मुल्क है जिसकी जनता भूखमरी से मर रही है और उसकी सेना समंदर में युद्धाभ्यास कर रही है। लेकिन पाकिस्तान की नेवी का यह युद्धाभ्यास सिर्फ खींच मिटाने का एक जरिया मात्र है, क्योंकि हाल ही में भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के क्वाड ने अरब सागर में युद्धाभ्यास किया था। एक साथ 4 महाशक्तियों को देखकर अरब सागर थर्राने लगा था, चीन को पसीना आने लगा था, पाकिस्तान के सुल्तान इमरान खान का दिल दहशत से कांपने लगा था। और अब समंदर में अपने जंग लगे हथियारों से युद्धाभ्यास करके पाकिस्तान ये जताने की कोशिश कर रहा है कि उसे भारत से कोई फर्क नहीं पड़ता, जबकि सच ये है कि सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम सुनकर ही पाकिस्तान का दिल बैठ जाता है। मोदी के नाम की दहशत पाकिस्तान में कैसी है, ये पता लगाने के लिए सिर्फ एक बार पाकिस्तान के न्यूज चैनल्स देख लीजिए। क्या बात करते हैं। मुझे याद है शाह महमूद कुरैशी साहब उस मीटिंग में थे जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने आने से इनकार कर दिया और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तशरीफ लाए। पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे और हमसे शाह महमूद साहब ने कहा, फॉरेन मिनिस्टर साहब ने, कि खुदा का वास्ता है अब इसको वापस जाने दें, क्योंकि 9 बजे रात को हिंदुस्तान पाकिस्तान पे अटैक कर रहा है। आज भी चलाएं, कल भी चलाएं, परसों चलाएंगे। वो कहता है कि वहाँ वजीर आजम नहीं आए, वजीर खारजा मौजूद थे, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आए। जी जी। इसके बाद वो कहता है माथे के पसीना था और टांगे कांप रही थी जी। वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के बारे में कह रहा है। दिन रात पाकिस्तानी पत्रकार मोदी के नाम की माला जपते रहते हैं, जो पाकिस्तान में भारत के डर को दिखाता है। आज भारत आतंकियों, आतंक के आकाओं को घर में घुस करके मार। अब जरा सोचिए कि जो पाकिस्तान अंदर से इतना डरा हुआ है, उसकी नेवी का ये युद्धाभ्यास दिखावा नहीं तो और क्या है। पाकिस्तान की बुनियाद ही झूठ पर टिकी हुई है। इसी झूठ के सहारे पाकिस्तान अपनी आवाम को भारत के खिलाफ बरगलाता आया है। छोटे छोटे मासूम बच्चों को आतंक की भट्टी में झोंकता आया है। पाकिस्तान में जिहाद के नाम पर लोगों को इतना भड़काया जाता है कि वहां इंसानियत, विकास और तरक्की जैसी बातें दूसरी दुनिया की बातें लगती हैं। जबकि भारत और पाकिस्तान एक साथ आजाद हुए, आज भारत दुनिया की बड़ी महाशक्तियों में से एक है और पाकिस्तान की पहचान आतंकवादी देश के रूप में होती है, जो चीन की कठपुतली से ज्यादा और कुछ नहीं है।
और अब भीख में मिले हथियारों के दम पर पाकिस्तान समंदर में माहौल बनाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान भूल गया है कि इसी समंदर में भारत उसके गुरु चीन की घेराबंदी कर चुका है और अगला नंबर पाकिस्तान का हो सकता है, क्योंकि भारत के गरजते अचूक अभेद हथियारों के सामने जंग लगे पाकिस्तानी हथियार कितनी देर तक टिक पाएंगे ये बताने की जरूरत नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। महामारी के दौर में छप्पड़ फाड़ कमाई की बिजनेसमैन गौतम अडानी ने कमाई के मामले में माइक्रोसॉफ्ट के ओनर बिल गेट्स को भी पीछे छोड़ दिया है। अडानी ने प्रतिदिन की कमाई में सिर्फ बिल गेट्स को नहीं बल्कि चीन के जैक मा को भी पछाड़ दिया है। लेकिन कभी स्कूटर से चलने वाले गुजरात के निम्न मध्यम वर्गीय परिवार में जन्मे गौतम अडानी की कमाई कैसे आसमान छू रही है, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। जहां कोरोना की महामारी में लोगों की नौकरी चली गई, रोजगार खत्म हो गए, बड़े बड़े देशों की अर्थव्यवस्थाएं डगमगाने लगी, लेकिन इस दौर में भी चंद अमीरों की कमाई आसमान छू रही है। इसमें सबसे बड़ा नाम है भारत के गौतम अडानी का, जिन्होंने एक दिन की कमाई में बिल गेट्स को पीछे छोड़ दिया है। ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स के मुताबिक 2020 में गौतम अडानी ने अब तक प्रतिदिन 456 करोड़ रुपए के हिसाब से कमाई की है, जबकि माइक्रोसॉफ्ट के ओनर बिल गेट्स की कमाई प्रतिदिन 330 करोड़ रुपए है।